आगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम लोग पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं 2021 से 24। आपका अभी कौन सा सब्जेक्ट का नाम है? कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट वाला नहीं है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग वाला तो क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, टिक किए हुए हैं, जो टिक वाला है वही किसका पार्ट है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब देखिए पहला ट्रू फॉल्स वाला जो क्वेश्चन है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ट्रू है कि फॉल्स? आंसर तो लिखा हुआ है, क्या है? फॉल्स। लेकिन अगर इसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हो सकता है इसमें जब एक साथ हम लोग बनाते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी और कॉस्ट अकाउंटिंग को भी इंटीग्रेटेड, जब अकाउंटिंग का वो पार्ट होता है तब उसमें डबल एंट्री पे बेस्ड कहलाता है। ऐसे नॉर्मली डबल एंट्री पे बेस्ड नहीं कहलाता है। क्लियर सबको? तो इसलिए आंसर क्या है? फॉल्स। क्लियर है सबको? तो नोट में लिख सकते हैं, जब एक साथ मेंटेन करते हैं और फॉलो किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम, तब हम लोग वो तब बेस्ड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग किस पे? डबल एंट्री पे। ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली हम लोग अपना पर्पस के लिए बनाते हैं, मतलब मैनेजमेंट का पर्पस के लिए। हाँ, वही हम बता रहे भाई, इसीलिए दोनों केस बोल रहे हैं। ठीक है। तो ट्रू भी लिख सकते हैं आप, फॉल्स, लेकिन थोड़ा उसको जस्टिफाई कर देंगे तो बेटर है। क्लियर हो गया? वही हम बोल रहे हैं। हम क्या बोले कि इसीलिए ना बोल रहे हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अगर आप लिखेंगे ट्रू या लिखेंगे फॉल्स, एक लाइन अगर लिख देंगे तो आपका कोई हानि नहीं होगा, उल्टा प्लस हो जाएगा आप में कि आप अपना क्या किए, उसको प्रोटेक्ट भी कर दिए ना। नहीं लिखेंगे तब हानि हो सकता है। जो चेक करेंगे वो क्या सोच रहे हैं या उनको क्या आंसर मिला हुआ है ना। तो हम लोग का बेटर क्या है, जहां भी हम लोग को लगता है कि डाउट, तो हम लोग क्या देते हैं? नोट। अब ये नोट है पैसा से भी बड़ा वाला नोट, क्योंकि मार्क्स दिलाएगा आपको। क्लियर हो गया? तो वो लिखना चाहिए। जहां भी ऐसा लगे कि इसका दूसरा भी आंसर हो सकता है, वहां नोट डाल देना है, तो आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे कि ऐसा केस में होता है, ऐसा केस में नहीं होता। क्लियर हो गया? तो अगर ट्रू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि यहां हम लोग क्या मान रहे हैं? एक साथ मेंटेन कर रहे हैं फाइनेंशियल और कॉस्टिंग को, इंटीग्रल सिस्टम है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनको ये फॉलो करना मैंडेटरी होता है वो फॉलो करती है। ठीक है। क्लियर हो गया? तो डबल एंट्री। नहीं लिखेंगे तो उसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्टिंग को एक साथ नहीं ले रहे हैं, या मैनेजमेंट बस अपना पर्पस के लिए बनाती है। जैसे अगर आपको थोड़ा सा भी और इसको क्लियर करते हैं, हम अकेले रहते हैं, ठीक है, यहाँ अकेले रह रहे हैं। अब हमको कुछ खाने का इच्छा किया, तो हम ऐसा थोड़ी कि कोई गेस्ट जैसे आते हैं कि रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, दाल बनाएंगे, पापड़ भी छानेंगे, और फिर कि होता है ना गेस्ट आ रहे तो अच्छा से अपने खाना है तो क्या कुछ भी, रोटी कभी तो रोटी, सिर्फ कभी रोटी दाल तो वो, या रोटी दूध तो वो। समझ में आया? अपने ही जब हम लोग करते हैं तो इंटरनल पर्पस, मतलब मैनेजमेंट जो अपने ही पर्पस के लिए यूज करेगी तो वो क्या है, उसके लिए फिर बाकी रूल मायने नहीं है। वो क्या करेगी? अपना पर्पस के लिए ना बना रहे हैं, कहीं शो थोड़ी करना है हमको, या मैंडेटरी नहीं है हमारे में, तो हम अपना पर्पस के लिए कर रहे हैं। क्लियर हो गया आप सबको? अब क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रीऑर्डर लेवल इज द लेवल ऑफ मटेरियल विच रिक्वायर्स टू बी केप्ट ऑलवेज। तो हम लोग पढ़े, आप लोग पढ़े ना, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक। तो रीऑर्डर लेवल तो वो लेवल होता है जब आपको नया ऑर्डर कर देना है, ये हमेशा मेंटेन नहीं करते हम लोग, है ना। मिनिमम स्टॉक वो लेवल है जब हम लोग उसको हमको हमेशा मेंटेन करना है। क्लियर हो गया? पहले आता है रीऑर्डर लेवल, उसके बाद आता है मिनिमम वाला ना। रीऑर्डर पे जैसे पहुंचे तो आप सतर्क हो गए, हमको रीऑर्डर कर देना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या होगा, स्टॉक मिनिमम से नीचे जा सकता है, तो पहले ऑर्डर कर देते हैं। क्लियर हो गया? मिनिमम हमेशा मेंटेन करके रखने का हम लोग कोशिश करते हैं, रीऑर्डर नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सही है, अभी तो पढ़े हम लोग कि उसको हम लोग प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं मानते हैं, वो कहाँ चल जाता है हमारा? कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री कॉस्ट आर नॉट द सेम। फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री कॉस्ट क्या सेम है? फैक्ट्री ओवरहेड आप लोग पढ़े होंगे कि जब प्राइम कॉस्ट आता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तब क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट। तो दोनों सेम का है, दोनों तो अलग है। ये बड़ा वाला चीज है जिसमें ये भी आ जाता है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ट्रू। वही लिखा हुआ है कि सेम नहीं है, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। ट्रू फॉल्स में नॉट लिखा हुआ है कि नहीं, नॉट में फिर दूसरा चीज हो जाता है ना, ध्यान से इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी। बाय प्रोडक्ट इज लेस वैल्यूएबल एज कंपेयर टू मेन प्रोडक्ट।
जो एक प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के साथ निकलता है उसको क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। जैसे शुगर केन, जैसे गन्ना का रस पीते हैं तो निकलता है ना वो जो उसका मोलासिस जो होता है बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसका जो कचरा निकल रहा है वो भी बिकता है ना। तो लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, बाय प्रोडक्ट का वैल्यू कम होता है, तभी तो मेन प्रोडक्ट हम लोग वो मिलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन हो सकता है ना, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो अलग अलग, तो बुक में अदर चीज़ें भी पढ़िएगा कि बाय प्रोडक्ट को क्लासिफाई करने का क्या क्या पैरामीटर्स होता है, ठीक है। जैसे एक तो हो गया वही सेल वैल्यू के आधार पे, या आप क्या बनाने का इच्छा कर रहे हैं, जब बनाने का इच्छा आपका दूसरा चीज़ है तो वो हो गया आपका मेन प्रोडक्ट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज फुली कंप्लीट। ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स। प्रॉफिट तभी कैलकुलेट होता है जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है, नहीं, जब पार्शियल कंप्लीशन वाला भी तो पढ़े ना, डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे। नेक्स्ट देखिए, प्रॉफिट ये वाला हो गया। अब बाकी सारा क्वेश्चन आपका इसका नहीं है, कॉस्ट का नहीं है, मैनेजमेंट वाला है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन 2 भी मैनेजमेंट का है, आगे बढ़िए। एबीसी एनालिसिस, ये कॉस्ट वाला है। एबीसी एनालिसिस और एबीसी कॉस्टिंग अंतर है दोनों में, समझ में आया। ये क्या है, एबीसी एनालिसिस इसलिए हम लिख दिए उसी में, क्या है ये, किसका पार्ट है, टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल, मतलब इन्वेंट्री वाला है ये। क्लियर है, जो मेन आइटम होता है ए कैटेगरी में डाल देते हैं, फिर बी और फिर सी वाला। क्लियर है, तो उसके बारे में लिखना है। क्लियर है सबको, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा कि एबीसी कॉस्टिंग पूछ रहे हैं कि एनालिसिस। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन फिर नहीं है, थर्ड वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चैप्टर 1 में ही है आपका ये सब, ठीक है। नेक्स्ट वाला नहीं है आपका अभी सिलेबस में, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ में आइए। स्टोर लेजर का दिया हुआ है, सिंपल एवरेज मेथड से बनाना, बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 6 में, इसमें भी हम लोग का सीधा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का कुछ ही पार्ट निकालना है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, 7 वाला नहीं है। 8 में 5000 यूनिट्स हो रहा है, ये भी नहीं है आपका, ये मैनेजमेंट वाला, बजट वाला है। लास्ट क्वेश्चन सबसे आइए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है और उसका फीचर्स भी आपको बताना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग व्हाट फीचर्स बताना है, हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, इससे पहले का जो क्वेश्चन पेपर है 17 से 20, 20 से 23 वाला, ऑलरेडी उसका वीडियो आपको भेज चुके हैं, क्वेश्चन पेपर भी भेज चुके हैं, हो जाएगा। अब तो वो उससे, तो उसमें बस आपका सिलेबस देख लीजिएगा कौन कौन सा पार्ट है, जैसे इसका डिस्कस किया ना कि कौन कौन सा हमारा सिलेबस में कॉस्ट वाला है, बस उससे कर लेंगे। क्लियर है सबको, तो प्रीवियस ईयर वाला डिस्कस हो गया, कॉस्ट वाला भी पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।